आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। बैठक सुबह 10 बजे होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति के सभी मेंबर को आरटीपीसीआर करवाने के लिए कहा गया है। पॉजिटिव मेंबर वर्चुअली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में यूपी विधानसभा के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। बुधवार देर रात को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके पुत्र प्रवीण निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। यूपी में सीट बंटवारे के मसले पर देर रात तक चर्चा हुई। वहीं अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंची। उनके साथ भी सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अपना दल से पुराना गठबंधन है, जो इस बार भी है। अपना दल सोनेलाल से गठबंधन है। कुर्मी जाति में बड़ी जनाधार वाली पार्टी है अपना दल। दरअसल यादव के बाद कुर्मी पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े वोट बैंक है। और 2017 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर मिलकर लड़ी थी और 11 में से 9 सीट पर अपना दल को जीत मिली थी। इस बार अपना दल ज्यादा सीटों पर टिकट मांग रही है। अपना दल के बाद निषाद पार्टी से भी बीजेपी का गठबंधन है। निषाद पार्टी में केवट, बिंद और नोनिया पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व है। निषाद पार्टी का पूर्वांचल में अच्छा आधार माना जाता है। 2018 में गोरखपुर लोकसभा में बीजेपी की हार के बाद गठबंधन हुआ। 2019 में प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से लोकसभा चुनाव जीते। अब सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। दोनों पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ रही है। ऐसे में सीट बंटवारा आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। खबर है कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव के लिए यह लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की और खबर है कि इस बैठक में सभी दलों ने एक मत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। अखिलेश की इस बैठक में उनके चाचा शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ मौजूद थे। मीटिंग से निकलकर कई दलों के नेताओं ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर अखिलेश की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इन अटकलों के खारिज होने की खबर है और चर्चा है कि योगी को अयोध्या से टिकट मिल सकता है। वैसे इस लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी है। मतलब ये कि या तो योगी अयोध्या से या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के बाद पार्टी उनके लिए सीट चुनने में जुट गई है। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने की बात कहने के बाद आलाकमान इस पर चर्चा कर रहा है, जिसके बाद इस बात पर मोहर लगेगी कि योगी इस बार के विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के लिए जिन सीटों के नाम पर चर्चा हो रही है उनमें अयोध्या का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हुई बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के दौरान इस बात की चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से टिकट दिया जा सकता है ताकि पार्टी के कोर मतदाताओं को सही संदेश जाए। वैसे उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि अयोध्या के अलावा गोरखपुर सीट के बारे में सोचा जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन अटकलों पर फुल स्टॉप लगने की चर्चा है। अयोध्या से अगर मुख्यमंत्री योगी चुनाव लड़ते हैं तो इसका बड़ा संदेश जाएगा। हिंदू वोटरों पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। अवध की सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। राम भक्तों को योगी के लड़ने से सीधा संदेश जाएगा। अयोध्या में शुरू हुआ तमाम विकास कार्य चलते रहने का
आश्वासन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या की चर्चा और तेज होगी। साथ ही यह भी संदेश जाएगा कि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है। अयोध्या से योगी का चुनाव लड़ना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सबसे पहले अवध क्षेत्र में बीजेपी की गढ़ बचाने की चुनौती। इसके अलावा 2017 में बीजेपी ने 137 में से 116 सीट जीती थी। 2017 में एसपी को 11 सीटें मिली। 2017 में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। 2012 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 95 सीटें मिली थी। 2012 में बीएसपी को 12 सीट मिली थी। 2012 में बीजेपी को 10 सीटें मिली। 2012 में कांग्रेस को 9 सीटें मिले। कुल मिलाकर योगी के सामने फिर से करिश्मा करने का दबाव होगा। काशी में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वहां कायाकल्प नजर आ रहा है। असंभव से दिखने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है तो अयोध्या में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने भी अयोध्या में विकास की नई लकीर खींच दी है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से यूपी की सियासत में जो खलबली मची, उसके बाद उनके इस्तीफे से जुड़ी कई खबरें उड़ी, लेकिन एक खबर जिसे सबसे ज्यादा हवा मिली वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का पुत्र मोह में बीजेपी छोड़ना। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने करीबी विधायक के हाथों राजभवन इस्तीफा भेजा, सियासी गलियारों में खबर उड़ी कि वो अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं मिलने से नाराज है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को यूपी की रायबरेली की ऊंचाहार सीट से टिकट दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने मना कर दिया। खबर है कि इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को बीजेपी में पहले से ही अच्छी खासी अहमियत मिली हुई थी, जिसके बाद वो चाहते थे कि उनके बेटे का सियासी करियर भी सेट हो जाए, वो भी उस जगह से जहां से उनका राजनीतिक करियर परवान चढ़ा था। पता चला है कि इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि ऊंचाहार से उनके बेटे को विधानसभा का टिकट मिल जाए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बीजेपी ही छोड़ दी। वैसे उनकी बेटी संघमित्रा भी अभी बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्कृष्ट के अलावा अपने कुछ और करीबियों को भी टिकट दिलवाना चाहते थे, जिनमें कुछ मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं, लेकिन बीजेपी मन बना चुकी थी कि वो उनका टिकट काटेगी। यही नहीं, एक और अटकल यह भी लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ खास लोगों को उन पर चल रहे केस के मामलों में राहत दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी यह बात भी नहीं मानी। वैसे कहा जा रहा है कि अगर पार्टी उत्कृष्ट मौर्य को टिकट दे देती तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि वो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि उत्कृष्ट ऊंचाहार से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे उत्कृष्ट पहली बार ऊंचाहार से अपनी किस्मत नहीं आजमाने वाले थे। इससे पहले वो 2 बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार वो मामूली से अंतर से हार गए थे। खबर है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिद करके उन्हें ऊंचाहार से बीजेपी उम्मीदवार बनवा दिया था और दावा किया था कि वो अपने दम पर अपने बेटे को जितवा देंगे, लेकिन उनका दावा हकीकत में नहीं बदला और उत्कृष्ट मौर्य हार गए। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और जिस उम्मीदवार के जीतने का चांस हो उस पर दांव लगाना चाहती है, और इसीलिए उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को मना कर दिया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने न केवल बीजेपी छोड़ी, बल्कि खबरें आई कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मतलब यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इस तरह की चर्चा की वजह भी है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए पार्टी छोड़ने के आरोप लगे हैं। इससे पहले जब उन्होंने 2016 में बीएसपी छोड़ी थी, उस समय भी उन पर आरोप लगा था कि वो अपने बेटे और बेटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने चुनाव हारने के बाद भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था, जिसके बाद वो 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इसी के बाद उन्होंने ऊंचाहार सीट अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को सौंप दी थी। ऊंचाहार सीट का नाम पहले डलमऊ सीट था, जहां से 80 के दशक में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासत शुरू की थी। वो पहली बार 1996 में ऊंचाहार से विधायक बने थे और दोबारा इसी सीट से 2002 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गांधी परिवार का मजबूत गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर बीजेपी की स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले मनोज पांडे ने जीत हासिल की थी।
2017 में भी मनोज पांडे इस सीट से जीतकर विधायक बने थे और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य वहां से हार गए थे। लेकिन जो खबरें हैं उनमें इस बार उत्कृष्ट के समाजवादी पार्टी के टिकट पर ऊंचाहार से लड़ने की अटकलें लग रही हैं, जिसमें दिक्कत यह है कि ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे विधायक हैं, जिनका टिकट काटने पर ब्राह्मण समुदाय के नाराज होने का खतरा है और इस बार के चुनाव में ब्राह्मण समुदाय के वोटरों पर समाजवादी पार्टी की खास नजर है। इजराइल के नेगेव में पौधा लगाने के अभियान का विरोध करते हुए एक इलाके में रहने वाले लोग पुलिस से भिड़ गए। बताया गया जिस जगह ये मुहिम शुरू होनी थी उस पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए वहां रहने वाले लोग तैयार नहीं हुए और उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां की पुलिस एक्शन में आ गई और हंगामा करने वाले लोगों को एक एक कर पकड़ने लगी। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस बीच वहां रहने वाली कुछ महिलाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। वो पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाती रही। दूसरी तरफ प्रशासन की टीम अपना अभियान शुरू करने में जुटी रही। इसके लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें भी लाई गई थी। साथ ही चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया। पंजाब और यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक रैलियों रोड शो पर रोक के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली के खरड़ पहुंचे, जहां से उन्होंने पार्टी के इस अभियान का आगाज किया और लोगों के घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार अनमोल गगन मान के लिए वोट मांगे। अपने इस अभियान के दौरान वो बुजुर्गों, महिलाओं और दुकानदारों से मिले और उन्हें पार्टी के पर्चे दिए। अपने बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक को देखकर लोगों ने भी उन्हें सम्मान दिया और एक घर में तो केजरीवाल ने पार्टी सांसद भगवंत मान के साथ चाय भी पी। इस अभियान को ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की ताकत बताते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। लोग बदलाव चाहते हैं, दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के इस अभियान पर सवाल उठाए और उस पर चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ दिया। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। इन आरोपों से बेपरवाह केजरीवाल की पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान राज्य की जनता से शिक्षा, बिजली और नौकरी समेत 10 अहम वादे किए, मगर कैंपेन के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मोहाली प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा। फिल्म सेल्फी का पहला लुक आ गया। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का पहला लुक जारी कर दिया गया। खिलाड़ी आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य को कई और सौगात भी दी। Thanks to Ayushman Bharat, the poor have access to top quality and affordable healthcare. 2 दिन पहले गोवा सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री माइकल लोबो कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट से एक विदेशी महिला के पास से हेरोइन के 107 कैप्सूल बरामद किए गए। देश में फिर तेजी से फैल रही कोरोना महामारी का असर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। बताया गया कि बीते एक हफ्ते में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या घटी है, जिसकी एक तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जहां प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ आम दिनों के मुकाबले कम नजर आई और खासकर उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों की मांग काफी कम हो गई। देश भर के कई रेलवे स्टेशनों का यही हाल है। कई तरह के इवेंट पर पाबंदी है, कई तरह के इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया है। इन हालात में भी जो लोग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, रेलवे उनसे कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। अपनी तरफ से सावधानी रख रहे हैं। मेरा तो सेफ्टी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबलों में जीत से शुरुआत की। इनके अलावा साइना नेहवाल भी दूसरे दौर में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले दल बदल का खेल जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद के साथ 3 और बीजेपी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी को भी झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मपाल सिंह और हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बेहट सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है।
कई नेता अपना नया ठिकाना खोज रहे हैं, कुछ ने खोज भी लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। एसपी से धर्मपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। एसपी से हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद का इस्तीफा हो चुका है, अब वो सपा में जाने का ऐलान कर चुके हैं। चुनावी खेल में बीजेपी के दो बड़े चेहरे सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है तो दूसरा दारा सिंह का है। दारा सिंह अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे। योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। दल बदल पर उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। आपने 5 साल सरकार में रहने के बाद इस्तीफा दिया, क्यों दिया? देखिए, ये सही है कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज के नाते, जो उपेक्षित समाज के नाते भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, इतना बड़ा मैंडेट मिला, वह 5 साल तक तड़फता रहा अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान, अपनी हक और हकूक के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया, जिससे आहत होकर के आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से मैंने इस्तीफा दिया है। और मैं बार बार अपने नीचे से लेके ऊपर के किन से मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई? मैं कहा प्रदेश से लेके केंद्र के सभी लोगों से मैं अपनी गुहार करता रहा कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को सम्मान नहीं मिला है। उचित सम्मान न मिलने के नाते मैंने इस्तीफा दिया है। प्रसाद मौर्य से भी आपकी बातचीत हुई है, परसों आप उनके साथ थे? नहीं, देखिए ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता है ही, मंत्री रहे हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया। उनसे मेरा पार्टी के साथ साथ हम लोग पार्टी में रहे, पार्टी के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत वैचारिक और व्यक्तिगत मेरा संबंध है, शुरू से रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि वो अब बीजेपी में दोबारा नहीं जाएंगे और 14 जनवरी को किसी पार्टी में शामिल होंगे। साथ ही कहा कई और विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। मैं केशव मौर्य जी को उनके सौभाग्यवान होने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनके किसी भी सुझाव की मुझे आवश्यकता नहीं है। बीजेपी पर चुटकी लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार हुआ है कि बीजेपी के नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं। अभी तक के देखने में आ रहा था कि जिन राज्यों में चुनाव होते थे, दूसरे दलों से छोड़कर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते थे, चाहे वो दबाव में हो, चाहे लालच में हो, चाहे वो प्रभावित होके। अभी अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल में भगदड़ मची हुई है। मैं पहले भी कहता था योगी के जाना तय है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर तंज किया है और लिखा कि उत्तर प्रदेश में आतंक, गुंडाराज, दंगाराज की पर्याय बनी समाजवादी पार्टी। सत्ता पाने के लिए बोटी बोटी करने वालों का भी सपा में स्वागत हो रहा है। माफियाओं के मुखिया जान ले, नहीं आ रहे आप 22 में, कोशिश करके देखें 27 में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों के साथ टिकट बंटवारे पर लंबी बैठक की। लखनऊ के लोहिया जनेश्वर ट्रस्ट के दफ्तर में हुई इस बैठक में शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव भी शामिल हुए, जो बैठक से निकलते वक्त काफी खुश नजर आए। हालांकि उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बात नहीं की और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ गए। इससे पहले अखिलेश यादव की अगुवाई में सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। अखिलेश यादव की जो बैठक चल रही थी, जो मैराथन बैठक चल रही थी टिकट बंटवारों को लेकर उनके सहयोगी दलों के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस दौरान गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई।
बातचीत में ये तय हुआ कि माननीय अखिलेश यादव को सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि सबसे खास मौजूदगी रही अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव की। खबर है कि उन्हें 6 सीटें दिए जाने पर सहमति बन गई है, लेकिन वो इससे ज्यादा चाहते हैं और इसीलिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच एक और बैठक हो सकती है, क्योंकि सीटों के समझौते का जो फॉर्मूला तय हुआ उसमें शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए इससे ज्यादा सीटें चाहते हैं। हालांकि जो सीटें उन्हें दी गई हैं उनमें एक उनके बेटे आदित्य के लिए भी है। खबर है कि आदित्य यादव इटावा के जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़ते रहे और वो वहां से विधायक भी हैं, लेकिन इस बार वो अपने बेटे के लिए अपनी सबसे सुरक्षित और पारंपरिक सीट खाली कर सकते हैं, जबकि वो खुद संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है। ऑक्सीजन पर केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से बनाए रखने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी यूपी में पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए सुबह अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। वहां पहले चरण में 10 फरवरी जबकि दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल पर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली। इससे पहले सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह आरोप लगाया था कि सिद्धार्थ ने साइना पर विवादास्पद ट्वीट किया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर साइना के ट्वीट के बाद सिद्धार्थ ने यह विवादास्पद कमेंट किया था। I'm happy that he is apologized. It's about a girl, a woman. You should not really target a woman like that. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। हालांकि कुछ वक्त बाद इसे ठीक कर लिया गया। दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना मरीजों के घर पर खाना पहुंचाने की मुहिम फिर शुरू हो गई। ये सुविधा मंदिर प्रशासन ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए की। जो लोग घर पर हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। इस्कॉन टेम्पल द्वारका की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बताया गया कि जो खाना मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार मसालों को डाला जा रहा है। पहले दिन हमने करीब 300 प्लेट्स बांटी और आज करीब 6वां दिन है और हम 5000 प्लेट पे पहुंच चुके हैं। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के बेनी में वहां की सेना ने विद्रोहियों को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। विद्रोहियों के संगठन पर हजारों लोगों की हत्या का आरोप है। इसके अलावा हाल ही में पड़ोसी देश युगांडा में हुए बम धमाकों के लिए भी इसी संगठन को जिम्मेदार माना गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की सेना ने इतनी मिसाइलें दागी कि वहां का इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। इस हमले के लिए वहां की सेना ने खास तैयारी की। सेना के कई बड़े अधिकारी हमले से पहले रणनीति बनाते दिखाई दिए। खबर है कि आने वाले दिनों में विद्रोहियों पर हमले और तेज किए जाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कई कार्यकर्ताओं को बिरयानी खाना उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने इस बिरयानी पार्टी पर छापा मार दिया। इसके बाद बिरयानी पार्टी का मजा ले रहे लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। इधर आओ भाई, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग एआईएमआईएम के दफ्तर में बिरयानी खाते हुए दिखाई दिए। वहां काफी भीड़ थी, इसलिए जिन्हें कुर्सियां नहीं मिली वो लोग जमीन पर बैठकर ही बिरयानी पर टूट पड़े। बताया गया कि इससे पहले वहां पार्टी की एक बैठक हुई जिसके बाद एआईएमआईएम के समर्थकों के बीच बिरयानी परोसी गई, लेकिन इसकी भनक लगते ही वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और एमआईएम के जिला अध्यक्ष समेत 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप यह भी है कि इन लोगों ने जिला प्रशासन से इस बैठक की इजाजत नहीं ली थी। अमरिंदर सिंह को कोरोना हो गया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना ने असम पुलिस में डीएसपी का पद संभाल लिया। उन्हें राज्य के सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में जरूरतमंदों को कंबल बांटे ताकि ठंड में इन लोगों को राहत मिल सके। ऑलराउंडर जयंत यादव वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही रुकेंगे। वो फिलहाल टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं और पहले से दक्षिण अफ्रीका में ही मौजूद हैं। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में चुना गया। एक दिन पहले वॉशिंगटन सुंदर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में निजी दफ्तर बंद किए जाने के बावजूद कुछ मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ी। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर तो इतनी लंबी कतार लग गई कि लोगों को स्टेशन के अंदर दाखिल होने में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।
इनमें ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क लगे थे, लेकिन 2 गज की जरूरी दूरी का किसी ने ख्याल नहीं रखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर। वहाँ तक पीछे तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है और ये लोगों के ऑफिस जाने का समय है। बताया गया कि ये लोग दिल्ली के पास यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के निजी दफ्तरों में काम करते हैं, जिन्हें ड्यूटी के लिए दफ्तर जाना पड़ रहा है। सर आपका भी ऑफिस नोएडा से। आप लोग नोएडा जा रहे हैं या दिल्ली में? नोएडा।